हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी, स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम यूपीएसआई हिंदी मैराथन रिवीजन के तहत संपूर्ण व्याकरण और शब्दावली का एक सुपरफास्ट क्यूएनए रिवीजन करने जा रहे हैं। एक सुपरफास्ट क्लासरूम लेक्चर की तरह। बिल्कुल, ये गहन चर्चा एक अंतिम प्रहार होने वाली है। एक ऐसी क्लास जहां हम सीधे बिंदु पर आएंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे जरूरी तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। हाँ, क्योंकि व्याकरण केवल नियमों को रटने का विषय तो है नहीं। सही कहा, यह भाषा का एक ठोस विज्ञान है। और दोस्तों, इस विज्ञान को परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने के लिए ही यह डीप डाइव तैयार किया गया है। ये क्लास पूरी तरह से यूपीएसआई परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक विश्लेषण पर आधारित है। हमारा उद्देश्य बिना समय गंवाए सीधे व्याकरण के नियमों पर चर्चा करना है। तो छात्रों को अपनी नोटबुक तैयार रखनी चाहिए। एकदम। यहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला हर एक बिंदु परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शब्द विचार और संज्ञा से शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम शब्दों के प्रयोग के आधार पर उनका वर्गीकरण करें तो भाषा में शब्दों को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। हाँ, पहला प्रकार है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव आता है, जैसे संज्ञा और सर्वनाम हो गए। हाँ, इनके रूप बदलते रहते हैं। और दूसरी तरफ अविकारी शब्द वो हैं जिनमें किसी स्थिति में बदलाव नहीं होता, जैसे अव्यय। वो अपने मूल रूप में स्थिर रहते हैं। और इसी आधार पर परीक्षक प्रश्नों का निर्माण करते हैं। खासतौर पर संज्ञा के विभिन्न रूप परीक्षा में बहुत आते हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा का नियम। हाँ, जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में बेहद स्पष्ट रूप से समझाया है कि भीड़, कक्षा, पुंज, ढेर और श्रृंखला जैसे शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा एक समूह का बोध कराते हैं। सही कहा। इन्हें हमेशा समूहवाचक संज्ञा माना जाता है। कक्षा कभी एक छात्र से नहीं बनती और भीड़ कभी एक व्यक्ति से नहीं होती। जहां भी इकट्ठा होने का आभास हो वहां समूहवाचक संज्ञा पर निशान लगाना अनिवार्य है। बिल्कुल। ये अत्यंत तार्किक बिंदु है। समूहवाचक की तरह ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी एक ऐसी जगह है जहां छात्र अक्सर गलती कर बैठते हैं। हाँ, वहाँ जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक बनानी होती है। तो चलिए इसको एक सटीक नियम से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास लड़का और बच्चा जैसे शब्द हैं। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा हैं। अब इन्हें भाववाचक में बदलने के लिए हमें इनके अंत में पन प्रत्यय जोड़ना होता है। तो लड़का बन जाता है लड़कपन, और बच्चा में पन लगाने से बचपन बन जाता है। यहाँ एक भौतिक रूप एक अमूर्त अवस्था में बदल रहा है। और यही परिवर्तन भाषा की खूबसूरती है। अब संज्ञा के बाद जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो यह विषय और रोचक हो जाता है। सर्वनाम के प्रश्न हमेशा वाक्यांश के रूप में आते हैं। दोस्तों, चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं, जहां अनिश्चितता बनी रहती है। इसके लिए वो दो बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ना? हाँ, दरवाजे पर कोई आया है और दूसरा कुछ खाने को दो। इन दोनों में हम नहीं जानते कि दरवाजे पर कौन है और क्या खाना है। पर यहाँ एक सूक्ष्म अंतर है। कोई शब्द का प्रयोग हमेशा प्राणीवाचक के लिए होता है, यानी जीवित व्यक्ति के लिए। बिल्कुल। और कुछ शब्द का प्रयोग हमेशा अप्राणीवाचक या निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। इसलिए हम दरवाजे पर आने वाले व्यक्ति के लिए कोई बोलते हैं। ये छोटा सा नियम सर्वनाम को आसान बना देता है। इसके अलावा सर्वनाम में एक ऐसी श्रेणी है जहां वाक्यों का आपस में संबंध स्थापित होता है। संबंधवाचक सर्वनाम की बात कर रही हैं आप? हाँ, इसके लिए मैं शिवांश मिश्रा सर का दिया गया एक बहुत ही सटीक उदाहरण यहाँ रखना चाहूंगी। सर ने बताया है, विपाशा ने जो किया सो अच्छा है। इसमें जो और सो का प्रयोग है। सही पकड़ा। ये दो अलग वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा वैसा शब्द युग्मा भी इसी में आता है। लेकिन अगर वाक्य में स्पष्ट संकेत हो, जैसे वह एक अच्छा छात्र है, यहाँ वह किसी निश्चित व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो ये निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। छात्रों को ध्यान रखना है कि निश्चित संकेत के लिए यह और वह का प्रयोग होता है। सर्वनाम के बाद अब बात करते हैं विशेषण की, लेकिन परीक्षा में ज्यादा फोकस प्रविशेषण पर होता है। प्रविशेषण बहुत जरूरी टॉपिक है। दोस्तों, इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। कामिनी अत्यंत सुंदर है। यहाँ सुंदर शब्द सीधे तौर पर विशेषण है, परंतु ये अत्यंत शब्द यहाँ क्या कर रहा है? यही प्रविशेषण है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, उसकी तीव्रता बढ़ा दें। बिल्कुल। यहाँ अत्यंत ने सुंदरता की तीव्रता को बढ़ा दिया है। और इसी तरह संख्यावाचक विशेषण में भी उलझन होती है। जैसे चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। यहाँ चौथा शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पर उसके अंदर भी ये क्रमबोधक श्रेणी में आता है।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम बताते हैं। गिनती और क्रम में अंतर होता है। अब क्रिया पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना। इसे पहचानने का एक रामबाण तरीका है। क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। क्या खा रहा है? क्या पढ़ रहा है? अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है। लेकिन द्विकर्मक क्रिया थोड़ी अलग होती है, जहां दो कर्म एक साथ हों। हाँ, शिवांश मिश्रा सर ने इसका उदाहरण बहुत अच्छे से दिया है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, या शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी। इनमें दो कर्म हैं। वेद मुख्य कर्म है और लड़के को सेकेंडरी कर्म है। नियम साफ है दोस्तों, जहाँ दो कर्म हो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। क्रिया का एक और रूप है अनुकरणात्मक क्रिया। ये सुनने में बड़े रोचक लगते हैं, जैसे हिनहिनाना, मिमियाना, फड़फड़ाना। यहाँ ध्वनि बार बार दोहराई जाती है। घोड़े का हिनहिनाना या पक्षियों का फड़फड़ाना। अब चलते हैं अविकारी शब्दों की ओर, यानी अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय इसी में आते हैं। स्थानवाचक, जैसे भीतर, बाहर। और परिमाणवाचक, जैसे वह बिल्कुल थक गया है, यहाँ बिल्कुल मात्रा बता रहा है। एक और है विस्मय आदि बोधक, जैसे बाप रे बाप, ये मनोभावों को प्रकट करते हैं। अब आते हैं लिंग विधान पर। विकारी शब्दों में लिंग और वचन छात्रों को सबसे ज्यादा उलझाते हैं। लिंग विधान को समझने के लिए शिवांश मिश्रा सर के बताए गए नियमों का स्मरण करना चाहिए। सर कहते हैं कि कुछ वर्ग हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे महासागरों, दिनों, महीनों और ग्रहों के नाम। बिल्कुल, प्रशांत महासागर, सोमवार या चैत्र महीना। लेकिन अपवाद भी हैं। नदियों और तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। एक और शब्द है दंपति। हाँ, जिसमें पति पत्नी दोनों होते हैं। पर व्याकरण में दंपति को हमेशा पुल्लिंग माना जाता है। और दोस्तों, कुछ स्त्रीलिंग रूप की वर्तनी सीधे पूछी जाती है। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, साधु का साध्वी और विद्वान का विदुषी। वचन के नियम भी देख लेते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। जनता, चाय, प्रत्येक, भीड़, पानी, दूध, सहायता। इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन की आएगी। और सदा एव बहुवचन वाले शब्द हैं हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण और होश। जैसे उनके प्राण निकल गए, यहाँ क्रिया बहुवचन की है। एक वचन से बहुवचन बनाने की तरकीब भी बता दीजिए। दोस्तों, अगर शब्द इकारांत है, यानी ई की मात्रा है, तो या लगाया जाता है। खुरपी बन जाता है खुरपियां। और अगर पहले से या हो तो चंद्र बिंदु लग जाता है, गुड़िया से गुड़ियां। अब वाच्य, कारक और उपसर्ग प्रत्यय पर प्रहार करते हैं। वाच्य समझना आसान है। राम आम खाता है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि क्रिया राम के अनुसार है। लेकिन सर्दियों में नहाया नहीं जाता में कर्तृवाच्य नहीं है। नहीं, यहाँ असमर्थता का भाव प्रधान है, इसलिए भाववाच्य है। कारक चिन्हों पर ध्यान देते हैं। मेरे हाथ में कलम है, यहाँ स्थान का बोध है, इसलिए अधिकरण कारक है। चिन्ह है में और पर। एक और है संबोधन कारक, हे, अरे, ओ। इनके साथ हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने की बात करें तो इसके लिए शिवांश मिश्रा सर की तकनीक याद रखें। मूल शब्द को पकड़िए और बाकी हिस्सा अलग कर दीजिए। उपसर्ग शुरुआत में जुड़ते हैं, सम और हार बनते हैं संहार। संहार संसार में सम उपसर्ग है। आदान और आगमन में आ उपसर्ग है। और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, जैसे छलिया में छल और इया प्रत्यय है। छल मूल शब्द है, आदत डाल लेने से गलती नहीं होगी। अब हम शब्दावली पर आते हैं दोस्तों। श्रुति समा भिन्नार्थक शब्द। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर अर्थ अलग होते हैं, जैसे बाण और बाण। एक बाण तीर है और दूसरा बाण किसी की आदत है। एक और युग्म है अनु और अनु। अनु जिसमें न है वो उपसर्ग या पीछे है, और अनु जिसमें अणा है वो कण है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला युग्म कौन सा है? शिवांश मिश्रा सर के अनुसार अनिल और अनल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अनिल यानी हवा और अनल यानी आग। छोटी सी मात्रा का अंतर है। हवा को आग समझ लेना परीक्षा में भारी पड़ सकता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिससे जीता ना जा सके उसको अजेय कहते हैं। और जो भविष्य की बात पहले ही सोच ले उसके लिए सटीक शब्द क्या होगा? उसे अग्रसोची कहते हैं। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। और तिलक लगाने में जो अन्न प्रयोग होता है उसे अक्षत कहते हैं दोस्तों, बिना टूटा हुआ अन्न।
इस सुपरफास्ट चर्चा में हमने कितनी तीव्रता से व्याकरण के आयामों को देखा। नाउन से लेकर भिन्नार्थक शब्दों तक हर बिंदु एक अंक है। भाषा की बारीकियां ही परीक्षा में सफल बनाती है। नियम रट्टी वाला रट्टा मारने के लिए नहीं है। ये भाषा का विज्ञान है। एक मात्रा हवा को आग में बदल सकती है। परीक्षार्थियों को इस ताकत पर ध्यान देना चाहिए। हर नियम का तार्किक आधार होता है, चाहे वचन हो या उपसर्ग। इस एकाग्रता को बनाए रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।